इंडसइंड बैंक एंड इससे रिलेटेड न्यूज और आर्टिकल हर कोई पढ़ रहा है। तो इस वीडियो में बात करूंगी, अगर आप इंडसइंड बैंक में आपने इन्वेस्ट किया है, आपने स्टॉक्स बाय किए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपने कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड लिया है जहां पर इंडसइंड बैंक की शेयर होल्डिंग बहुत ज्यादा है, देन व्हाट स्टेप कैन यू टेक। एंड द लास्ट वन, अगर आप डिपॉजिटर है, आपका पैसा है इंडसइंड बैंक में, देन व्हाट यू आर सपोज टू डू। तो इसके बारे में मैं बिल्कुल वीडियो के लास्ट में बात करूंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडसइंड बैंक कब से स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट यहाँ पर क्या क्या इश्यूज हैं जो कि बाहर निकल कर आए हैं, जितने भी आर्टिकल्स गूगल पर आप देखेंगे या फिर आप जितनी भी वीडियोस देखेंगे, तो टोटल मिलाकर कितने सारे इश्यूज हैं जो बाहर आ रहे हैं बैक टू बैक। जितने भी इश्यूज हैं इंडसइंड बैंक से रिलेटेड, उनके बारे में वन बाय वन। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो ओनली एंड ओनली अबाउट इंडसइंड अपडेट। तो सबसे पहले इंडसइंड बैंक जो शुरू हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 1994 में। तो अप्रॉक्स 30 साल हो चुके हैं इस बैंक में। कभी ये बैंक एक ऐसा नाम होता था जहां पर हर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, इसके स्टॉक्स बाय करना चाहता था बिकॉज ऑफ द रैपिड प्रोग्रेस। और आज के टाइम की अगर मैं बात करूँ तो सडनली एक न्यूज आई है जो कि अप्रॉक्स 10 मार्च के आसपास आई है। उसके बाद से बैक टू बैक काफ़ी सारी न्यूज आ चुकी है इंडसइंड बैंक के बारे में। तो सबसे पहले जो बात आई थी निकलकर 10 मार्च के आसपास की जो सीईओ हैं मिस्टर सुमंत, उनका जो टेन्योर है वो 3 साल एक्सटेंड करने की रिकमेंडेशन दी गई थी बैंक की तरफ से, बट जो आरबीआई ने एक्सटेंड किया है वो सिर्फ 1 साल एक्सटेंड किया है। इसका मतलब देयर माइट बी सम इश्यूज विद द बैंक और द ऑर्गेनाइजेशन और द कंट्रोलिंग ऑफ द बैंक। लास्ट 1 वीक में इंडसइंड बैंक के स्टॉक प्राइस में अप्रॉक्स 30% की गिरावट आई है। 52 वीक लो प्राइस की बात की जाए तो ये हो गया है 605 रुपीज। नेक्स्ट जो इश्यू बाहर निकल कर आ रहा है वो है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जो कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या इंटरनली इनके जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनको कुछ ऐसी न्यूज़ पता चलती है जिससे कि आने वाले टाइम में उस कंपनी के स्टॉक्स गिर भी सकते हैं या बहुत ज़्यादा जंप भी कर सकते हैं। तो ये एक तरह की इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, मतलब अंदर एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट मे अफेक्ट दी स्टॉक प्राइस ड्रास्टिकली। तो इनसाइडर ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूँ तो जून 2023 से लेकर जून 2024 के बीच में इंडसइंड बैंक के सीईओ एंड डिप्टी सीईओ ने ऑलमोस्ट अपने सारे शेयर्स बेच दिए। और वो टाइम था ये जब इंडसइंड बैंक के शेयर्स बिल्कुल ही पीक प्राइस पे थे। ये जो सबसे बड़ा मेजर इशू है यहाँ पर, अपार्ट फ्रॉम एफआईआई, इनसाइडर ट्रेडिंग और सीईओ टेन्योर, तो सबसे बड़ा इशू है यहाँ पर अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसी का। अब ये जो अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसी का इशू है ये है रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज हेजिंग कॉस्ट कैलकुलेशन। तो ये रिलेटेड है एनआरआई डिपॉजिट से। तो बेसिकली क्या होता है, जब एक बैंक ओपन होता है तो हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी, इनकम, लिक्विडिटी के बारे में सोचता है। तो यहाँ पर भी जैसे अगर मैं सिर्फ इंडसइंड बैंक की बात करूँ, दे वर आल्सो टारगेटिंग दी एनआरआई डिपॉजिट्स। तो एनआरआई जो भी किसी भी कंट्री में रहते हैं, उनका कोई भी स्टेटस हो सकता है, पीआईओ हो सकता है, ओसीआई हो सकता है या फिर आप उनका एनआरआई हो सकता है। तो उस केस में क्या होता है, दे आर स्टेइंग इन सम अदर कंट्री एंड दे आर सेंडिंग द फंड्स। वो वहां से पैसे भेजते हैं, वो जो पैसा आता है वो एनआरआई अकाउंट में आता है। अब एनआरआई कोई अकाउंट नहीं होता, एनआरआई के अंदर 2 तरह के अकाउंट होते हैं, एनआरई अकाउंट एंड एनआरओ अकाउंट। तो एनआरओ अकाउंट में नहीं आ सकता बिकॉज एनआरओ अकाउंट में जो इनकम जाती है ना, वो इंडिया से जनरेटेड जो इनकम है, जो भी आपने यहाँ से पैसा कमाया, वो एनआरओ में जाता है एनआरआईज के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप बाहर से इनकम अर्न करके कहीं भेजना चाहते हो, दैट विल गो टू एनआरई अकाउंट। अब एनआरई अकाउंट में क्या होता है, आईएनआर होते हैं, मतलब इंडियन रुपीस होता है। तो अगर आप इंडियन रुपीस में तो आप नहीं भेज सकते, तो जो बीच की ट्रांजेक्शन है, सपोज आपने डॉलर यहाँ से भेजा है, यहाँ आईएनआर है, तो उसका जो भी प्राइस होगा उस डेट का, उसके हिसाब से एक्सचेंज लगता है, या जो छोटी जो एक माइनर सी कॉस्ट होती है बीच में एक्सचेंज किया, जो भी एक्सपेंसेस आते हैं बैंक के, वो सब ऐड करने के बाद आपका जो पैसा है डॉलर से आईएनआर में एनआरई अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। सो इसका जो बेनिफिट होता है बैंक्स को, वो एक हाई लिक्विडिटी का होता है। तो एनआरआईज के जो फंड्स आते हैं, लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है, बैंक्स उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है फॉर एनहांसिंग द इनकम फॉर द बैंक। अब ये जो डिफरेंस होता है डॉलर का और आईएनआर का, इंडियन रुपीस का या किसी और करेंसी का और आईएनआर का, इस
कि एक पर्टिकुलर कॉस्ट होती है। जैसे कि सपोज आज के एग्जांपल में, मतलब आज का पर्टिकुलर एग्जांपल दूं तो 86 रुपीस के आसपास का $1 चल रहा है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है डॉलर लाइक 85 हो जाए, हो सकता है 95 हो जाए। तो ये जो पर्टिकुलर कॉस्ट है, या इस अकाउंटिंग को मैच करने के लिए एक पर्टिकुलर हेजिंग कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। हेजिंग हुआ ना, बेसिकली एक पर्टिकुलर करेंसी है, उसका जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट कर सकता है, लेकिन बैंक तो ऐसे ही काम करेगा ना कि एक किसी पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी की क्या वैल्यू है, हमारी क्या है, उसके बीच की कॉस्ट क्या है। कल की डेट में अगर जो एनआरआई है वो अपने फंड्स विड्रॉ करे और हमें उसी करेंसी में वापस देने पड़े तो क्या है, जैसे रिपैट्रिएशन उसको बोलते हैं, कि अगर उनको अपने फंड्स वापस चाहिए कल की डेट में, तो ऑब्वियसली वो डॉलर की फॉर्म में ही उन कंट्री में जाएंगे अगर वो डॉलर में आए हैं, या उनको जो भी जिस भी कंट्री से वो बिलोंग करते हैं। तो इसको फॉरेन एक्सचेंज की एक प्रॉपर अकाउंटिंग होती है। उसके लिए जैसे एक हेजिंग की जाती है तो एक प्रॉपर कॉस्ट आती है। तो ये जो अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसी है ना, ये है एक सबसे बड़ा इशू जो निकल कर आया इंडसइंड बैंक में। अब ये जो अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसी है रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज हेजिंग कॉस्ट, तो ये भी 1 साल पुरानी नहीं है, अप्रोक्स 5 से 7 साल पुरानी जो कॉस्ट है उसमें मिसमैच आ रहा है, अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसी आई है। सो इट टेक्स लाइक बहुत सालों से ये इशू चल रहा है, अभी बाहर निकल कर आया प्रॉपर। अब इसका असर क्या पड़ रहा है कि जो और बैंक्स हैं उनकी भी जो डेरिवेटिव्स अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसीज हैं वो चेक हो रही है कि भाई जो डेरिवेटिव्स अकाउंटिंग है वो हेल्दी मोड पर है, कोई इशू ना हो। तो अब बात कर लेते हैं सिर्फ इंडसइंड बैंक की। तो ये 5 से 7 साल की जो डिस्क्रिपेंसी है उसका जो ऑन एंड ऑफ एक आइडिया लगाया जा रहा है कि अप्रोक्स 1577 करोड़ की डिस्क्रिपेंसी ये हो सकती है। मतलब इतना इफेक्ट बैंक की नेटवर्थ पर आ सकता है, जो कि है अप्रोक्स 2.36% ऑफ टोटल बैंक्स नेटवर्थ। एंड दैट इज द रीजन कि इतना ज्यादा पैनिक है। नाउ पीपल आर लाइक कि इज इट ओनली एंड ओनली रिलेटेड टू अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसी रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज ओनली, और देयर मे बी सम अदर रीजन बिकॉज ऑफ जो इनसाइडर ट्रेडिंग की बात भी निकल कर आई है कि सीईओ एंड डिप्टी सीईओ ने लास्ट ईयर में ही 23 एंड 24 के जून के बीच में ही उन्होंने मोस्टली अपने शेयर्स सेल कर दिए थे। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें और ऐड हो गई हैं अपार्ट फ्रॉम दिस मेजर फॉरेन एक्सचेंज अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसी। अब बात कर लेते हैं, ये था इशू। अब बात कर लेते हैं आरबीआई। आरबीआई ऑलवेज कम टू डिफेंड द बैंक्स और टू इवेलुएट व्हाट इज द कंडीशन राइट नाउ। सो दे आर द लाइक prime regulator for managing or regulating all the banks, the complete banking system of India. So they have given the statement today itself कि जो बैंक की कंडीशन है that is stable. There is, but बैंक ने already surveillance में रख दिया, surveillance के stage 1 में रख दिया है इंडसइंड बैंक को. So the investigation has already started. Now the auditors are also demanding कि forensic investigation भी यहाँ पर होनी चाहिए. अब ये जो है बैंक की जो इंटरनल ऑडिट है, इन्वेस्टिगेशन है, दैट will take time. Meanwhile, what you need to decide about your own money. Let's talk about it. अगर मैं इन्वेस्टिगेशन की बात करूँ, then PwC is already doing the investigation and as per the articles available on the internet, and it is supposed to come out in a time period of approx 2 to 3 weeks. अब आप क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिपॉजिटर्स के लिए। तो डिपॉजिटर्स के लिए बैंक्स का जितना भी फंड होता है, अब बैंक्स के फंड में मतलब एक अकाउंट है, 2 अकाउंट है, कैसे काम करता है, जॉइंट अकाउंट में कैसे काम करता है, कितने अमाउंट का इंश्योरेंस होता है, क्या प्रोसेस होती है, उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। सिर्फ एक ही चेंज है कि पहले जो अमाउंट था वो थोड़ा चेंज हो गया। तो अभी जो अमाउंट है इंश्योरेंस का वो 5 लाख रुपीज़ होता है, जिसमें आपके डिपॉजिट्स हैं या जो सेविंग्स अकाउंट का, करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस होता है वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। अब ये कैसे काम करता है, इसके लिए ये वीडियो जरूर आप ध्यान से देख सकते हो। तो ये कोई पहला एग्जाम्पल नहीं है, इससे पहले यस बैंक के टाइम पर भी डेबिट फ्रीज लगाया गया था, पीएमसी भी था, एंड देयर वर लाइक मेनी बैंक्स इन द पास्ट ऑल्सो। सो अब बात कर लेते हैं, अगर आपका लार्ज अमाउंट ऑफ फंड है बैंक के अंदर तो ऑब्वियसली यू कैन विड्रॉ सम, बिकॉज जो इंश्योरेंस अमाउंट होता है वो 5 लाख रुपीज़ का ही होता है, और एक बार अगर किसी भी बैंक पर डेबिट फ्रीज लगता है तो उसके बाद यू कैन नॉट इवन विड्रॉ। ये जो इंश्योर्ड अमाउंट होता है ये इंश्योर करता है DICGC। तो बैंक के अंदर अगर आपका लार्ज चंक ऑफ अमाउंट है, आपको लगता है कि यही अकेला बैंक है और बैंक अकाउंट्स में इतना फंड नहीं रखता, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर, अगर ऐसी कंडीशन है, इतनी सारी न्यूज़ आ रही है एंड लाइक
थिंग्स आर नॉट वेरी क्लियर कि बहुत ज़्यादा अगर आपका फंड है तो आप उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो टू अदर बैंक अकाउंट्स। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ पैसा इसमें रखना है या एक पूरा उसको ना एम्प्टी करके 5 लाख का इंश्योरेंस तो होता ही है, इतना फंड आप अपने अकाउंट में रख सकते हो। सेकंड, अगर आपने कोई भी म्यूचुअल फंड लिया है जिसमें कि शेयर जो एक होल्डिंग होती है, एक होल्डिंग परसेंटेज होती है हर म्यूचुअल फंड में, आने वाले टाइम में म्यूचुअल फंड्स को मैं डिटेल में कवर करने वाली हूँ फॉर ऑल दो सब्सक्राइबर्स जस्ट बिकॉज ऑफ देम, जिन्होंने मुझे फ्रॉम द डे वन हमेशा मोटिवेट किया है और हमेशा सपोर्ट किया ओनली फॉर दो। अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं, आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम अगर कोई ली हुई है जैसे कि मिड कैप है, स्मॉल कैप है, कोई भी जिसमें कि इंडसइंड बैंक की होल्डिंग काफ़ी हाई है, जैसे कि फर्स्ट 3-4 होल्डिंग दिखाते हैं ना, मेजर होल्डिंग होती है, उसमें एक इंडसइंड बैंक का भी नाम है, तो आप अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम से एग्जिट कर सकते हो और कोई और म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो जिसमें इंडसइंड बैंक की अगर होल्डिंग है भी तो बहुत माइनर ही है, अदरवाइज नहीं है। अब अगर आप यहाँ पर स्टॉक बाय करके बैठे हो या आपने फ्यूचर में इन्वेस्ट किया है, उस केस में बता देखो, फ्यूचर तो इज़ अ डिफरेंट गेम, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, तो मैं सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स के बारे में बात कर लेती हूँ। तो स्टॉक अगर आपने बाय किया है और ये सब सिनारियो हो चुका है तो इन्वेस्टिगेशन जो है पीडब्ल्यूसी की अगर मैं बात करूं, इट मे हैपन कि आरबीआई और भी ऑडिटर्स को अपॉइंट कर दे, बीच में और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करा दे, किसी और एजेंसी को हायर कर दे। नाउ दीज थिंग्स आर लाइक इन कमिंग डेज दे मे हैपन। तो अगर आपके पास शेयर्स है जो आपको लगता है कि ऑलरेडी इतने ज़्यादा लॉस में जा चुके हैं, अब एग्जिट करने का तो कोई फायदा नहीं है, बेटर टू वेट, तो आप एक स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हो। आपको लगता है कि अगर मेरा शेयर 20%, 15%, 10% और गिरा, I can bear the loss if it doesn't fall down that much। अब ये जो आपकी डेडलाइन है ना, ये हो सकती है 1 अप्रैल के आसपास, मतलब 1 से 5 के बीच में आउटकम में कम कि क्या रिजल्ट रहा इन्वेस्टिगेशन का वो आ सकता है। तो एक स्टॉप लॉस डिसाइड करें कि अगर इतना पैसा और चला गया तो आप बेयर कर पाएंगे, अदरवाइज यू कैन सिंपली एग्जिट। अगर आपको इंडसइंड बैंक में दोबारा से एंटर करना है, लेट द इन्वेस्टिगेशन गेट कंप्लीटेड, उसके बाद यू कैन अगेन री एंटर एंड बाय इट जब चीज़ें थोड़ी सॉर्ट आउट हो जाए। नाउ यू कैन डिसाइड एज पर योर रिस्क एपेटाइट कि आप कितना रिस्क ले सकते हो एंड व्हाट डू यू फील, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज नॉट सर्टन। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंस्टिंक्ट चलती है, नॉलेज इन्फॉर्मेशन चलती है, डेटाबेस चलता है एंड द ऑनगोइंग डेवलपमेंट इन केस ऑफ सच इशू चलता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंडसइंड बैंक एंड ये जो मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, इट इज़ बेस्ड ऑन द आर्टिकल्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट एंड वट एवर डेटा आई वॉज एबल टू फाइंड आउट टू मेक दिस वीडियो। शेयर दिस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन टू ऑल दोज पीपल जिनका इंडसइंड में अकाउंट है या उन्होंने शेयर्स बाय किए हुए हैं। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो।